वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में UNHRC बोल सकते हैं। आगे हम इसे यही बुलाएंगे। अभी हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो एक बार फिर से UNHRC को ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले 3 साल पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद को UNHRC से ये आरोप लगाते हुए बाहर कर लिया था कि UNHRC इजराइल के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही तल्ख रवैया अपनाता है, जबकि चाइना और वेनेजुएला जैसे कई सारे ऐसे देश जो लगातार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं वो इसके सदस्य बने हुए हैं। बात करते हैं UNHRC के बारे में। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में ये ह्यूमन राइट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करे। एट द सेम टाइम अगर कोई भी देश ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो UNHRC में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। एक बार में इनका इलेक्शन हर साल होता है। एक देश जब एक बार इलेक्शन जीत जाता है तो वो 3 साल के लिए UNHRC का मेंबर बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी देश लगातार केवल 2 बार ही UNHRC का मेंबर बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। उसे एक टर्म खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वापस से गैप के बाद वो फिर से बन सकते हैं, लेकिन लगातार केवल 2 बार। पूरी दुनिया में जो रीजन्स हैं उन्हें पूरी दुनिया में 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं रीजन्स के, और वहां से रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ किया जाता है। जो UNHRC है ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं ह्यूमन राइट के मुद्दे पर, और इनका एक पीरियोडिक रिव्यू भी आता है जहां पर जो 193 UN मेंबर स्टेट्स हैं वो उनको रिव्यू करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है। और इनके पास कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंट्री में स्पेशल प्रोसीजर के माध्यम से ह्यूमन राइट के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल UNHRC के बारे में था। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज ऑन ब्रुकेशिया नाना। बात करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में भी, लेकिन उसके पहले ये आर्टिकल देखते हैं ब्रुकेशिया नाना। देखिए ब्रुकेशिया नाना, यहां पर जो वर्ड नाना है ये हमारे नाना जी को इंडिकेट नहीं करता है, रैदर ये नैनो वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टिनी या फिर छोटा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रुकेशिया नाना कुछ ऐसा होगा जो छोटा होगा। एक्चुअली में ये एक कैमेलियन है, यानी कि एक गिरगिट है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और चूंकि ये छोटा है तो कितना छोटा है, इतना छोटा है कि आपके फिंगर पे आ जाएगा। इसे अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है जो जर्मनी और मेडागास्कर से बिलोंग करते थे। इसे मेडागास्कर में खोजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे छोटा एडल्ट रेप्टाइल है या सरीसृप है। इसकी जो डिस्कवरी है उसे एक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया गया। बात करते हैं इस कैमेलियन के बारे में, गिरगिट के बारे में। इसे माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा एडल्ट रेप्टाइल है। इसकी जो टोटल लेंथ है मेल में 21.6 मिलीमीटर है, जबकि फीमेल स्लाइटली लॉन्गर है 28.9 मिलीमीटर। इसके पहले यह माना जा रहा था कि ब्रुकेशिया माइक्रा सबसे छोटा रेप्टाइल है, लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद अब ये स्टेटस इसको दिया जाएगा। अभी कुछ स्पेसिफिकेशंस और डिसाइड किए जाने हैं। तो ये पूरा आर्टिकल ब्रुकेशिया नाना के बारे में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में है। अभी हाल ही में मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर राज्यसभा में एक डिबेट चल रही थी, जिसमें 25 पॉलिटिकल पार्टीज से लगभग 50 स्पीकर्स यानी कि वक्ताओं ने हिस्सा लिया। यह डिबेट 3 दिनों तक चली। अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट नहीं था। एक्चुअली में होता यह है कि जब भी कोई नई लोकसभा आती है या फिर कोई नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जो कि बजट सेशन के साथ शुरू होता है, तो उसकी जो पहली सिटिंग होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और इस ज्वाइंट सिटिंग को हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। जब वो अपनी स्पीच दे लेते हैं, अपना एड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो चूंकि उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया है तो शिष्टाचारवश एक मोशन लाया जाता है जिसे कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स, कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया, तो उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं थ्रू आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स आता है वो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग आता है। अब यहां पर प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, उनका एड्रेस होगा। इस संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आर्टिकल 86 क्लॉज 1 और 87 क्लॉज 1। एट द सेम टाइम हमारी लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस भी
उसमें जो रूल नंबर 16 और 24 है इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स आएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इसका मतलब यह है कि मोशन ऑफ थैंक्स का आना एक प्रकार का पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये एक संसदीय अभिसमय है। परंपरा को थोड़ा स्टैंडर्ड हिंदी में आप अभिसमय कह सकते हैं। अब यहां पर जब मोशन ऑफ थैंक्स आता है तो इसे प्रपोज किया जाएगा, किसी के द्वारा लाया जाएगा, तो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स का प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद इस पर प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। देखिए, जो स्पीच दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, एक्चुअली में वो उसे खुद तैयार नहीं करते, बल्कि उस स्पीच को पूरी तरीके से अप्रूव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सिंपल सी बात है, उसमें लिखी गई हर एक बात गवर्नमेंट की होती है। तो इस स्पीच में जो भी प्रेसिडेंट कहते हैं वो गवर्नमेंट की ओर से प्रेसिडेंट से कहलवाया जाता है, जहां पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में अच्छी तरीके से उनके अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो लोकसभा में इसे देखिए, दोनों ही सदनों में सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा क्योंकि सरकार की मेजोरिटी होती है। लेकिन राज्यसभा में जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो, तो वहां पर जब इस प्रस्ताव को लाया जाता है तो कई बार जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं वो आपत्ति जताते हैं कि आपने अपनी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, ऐसा आपने इतना अच्छा काम किया नहीं है, तो आपने जो ये बातें कही हैं कि हाँ मोशन ऑफ थैंक्स आप ला रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन करिए। जैसे अगर आपने कुछ अचीवमेंट सरकार की ओर से अगर बताई गई हैं तो वो कहेंगे नहीं, आप अपनी इस अचीवमेंट को एलिमिनेट करिए, तभी हम इसे राज्यसभा से पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए, आपत्ति या अमेंडमेंट कहा जा सकता है इस आधार पर कि इस एड्रेस में जो ये बात कही गई ये नहीं होनी चाहिए थी, या सरकार को इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए थी जो सरकार ने इंक्लूड नहीं किया, तो आप इसमें संशोधन करिए, तभी हम राज्यसभा से पास करने देंगे। अब इस संशोधन को स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं, ये तो राज्यसभा में चेयरपर्सन और लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, इस प्रकार के संशोधन की एक लिमिटेशन होती है। जब भी डिबेट एंड डिस्कशन हो रहे होंगे तो कभी भी ऐसे मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल ना हो। दूसरी चीज कि चूंकि ये स्पीच प्रेसिडेंट ने दी होती है, लेकिन जब इस स्पीच को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो तो प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि स्पीच गवर्नमेंट की ओर से तैयार करके प्रेसिडेंट को दी जाती है, उनका इसमें कुछ भी खास लेना देना नहीं होता, उन्हें तो जो दिया जाता है वो उसे ही बोल देते हैं, तो उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, समझने की बात यह है कि अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। सिंपल सा मतलब है, इसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाना है। अगर आप मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा में, इसका मतलब सरकार के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है। साधारण सी बात यह है कि आप अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स तक नहीं बोल सकते, आप सरकार क्या चलाएंगे। लेकिन अगर राज्यसभा में पास ना हो तो कुछ नहीं होता, राज्यसभा में पास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन एम्बेरसमेंट होती है सरकार की कि आप अपोजिशन पार्टीज के साथ इतना भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने प्रेसिडेंट को थैंक्स बोल सकें। तो वहां पे सरकार यूजुअली करती क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स संशोधन करने को कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स में, वो उसे कर देते हैं। वो कोई शब्द एलिमिनेट को करने को बोलते हैं तो वो एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ जोड़ने को कहते हैं तो जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि पास कर दो, प्रेसिडेंट है, क्या चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा मामला मोशन ऑफ थैंक्स का चलता है। होपफुली आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया। ये 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। देखिए, ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जिसे टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये टी जो है ये द को इंडिकेट करता है, हालांकि हमेशा से ये द नहीं था। देखिए, जो समिट है इसका उद्देश्य ये होता है कि जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, वो एक साथ मिलकर आए इस समिट में और हम क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ें। अब यहां पर देखिए, जो समिट है इस बार इसका थीम रहा रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। जो समिट है इसमें कई सारे टॉपिक्स पर बातचीत होती है, लाइक क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन, एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, क्लीन ओशन एंड एयर पोल्यूशन। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसकी की पार्टनर होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। समिट को इस आधार से तैयार किया जाता है कि जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के या पेरिस एग्रीमेंट के, उनको एक साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए। बात करते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के बारे में। इसका पहले भी नाम टेरी ही था, लेकिन तब इसका फुल फॉर्म कुछ और था। इसे 1974 में बनाया गया था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के फॉर्म में। बाद में टाटा को द से रिप्लेस कर दिया गया। नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
रिसर्च वर्क करता है एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में। इंडिया और जो ग्लोबल साउथ है, मतलब विश्व का वो हिस्सा जहां पर लोग रहते हैं, उसका जो सदर्न पार्ट है, ये इक्वेटोरियल साउथ से डिफरेंट होता है। इसकी लोकेशन जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज एमफैक्स 21 के बारे में है। ये ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब साफ है, इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगी। वैसे कोस्ट गार्ड ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एम्फीबियस एक्सरसाइज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें आर्मी की एक डिवीजन है जो एम्फीबियस है, मतलब कि वो है तो आर्मी की विंग, लेकिन वो नेवल वॉरफेयर में भी सक्षम होते हैं। उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में कंडक्ट किया गया। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य ये रहा कि हम इंडिया की कैपेबिलिटी को वैलिडेट करें कि हम अपनी टेरिटरी को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी आइलैंड टेरिटरीज को भी, और जो हमारी तीनों विंग्स हैं सिक्योरिटी के लिए, वो आपस में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल यहां पर कवर होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुरुबा कम्युनिटी के बारे में है। अभी इन्होंने एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की ताकि इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ये इसकी मांग कर रहे थे। बात करते हैं इस ट्राइब के बारे में। कुरुबा, इन्हें कई और नामों से जाना जाता है, लाइक कुरुबा गौडा, कुरमा या कुरुम्बार। ये एक हिंदू कास्ट है जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रिसाइड करते हैं। ये देखिए 4th लार्जेस्ट कास्ट है कर्नाटका में, लिंगायत, वोक्कालिगास और मुस्लिम्स के बाद। ट्रेडिशनली ये शेफर्ड्स हुआ करते थे या मिलिशिया मैन होते थे, राजाओं की आर्मी में जाते थे, आर्म वेसल्स होते थे या पोस्टमैन का काम करते थे। ये शीप या गोट को चराया करते थे, या तो सिर्फ शीप को या फिर कई बार शीप और गोट सबको मिक्स करके। कुरुबास को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में ढांगर्स, रावारिस या फिर रईकास गुजरात में, देवासिस राजस्थान में और गडेरियाज हरियाणा में। ठीक है, बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में जिक्र किया गया है कि कौन सी ऐसी कम्युनिटीज होंगी जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि वो कम्युनिटीज जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये डिक्लेयर किया जाए कि शेड्यूल ट्राइब हैं, या फिर किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा संशोधन करके ऐसा कहा जाए कि शेड्यूल ट्राइब हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा। एक किसी स्टेट या यूटी की जो शेड्यूल ट्राइब है, ऐसा नहीं कि वो पूरे भारत की शेड्यूल ट्राइब बन जाती है। वो उस राज्य में शेड्यूल ट्राइब है, जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी हो। हालांकि क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी ट्राइब को या किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब बनाने का, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी कुछ ट्रेड्स हम फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है, लाइक उनकी प्रिमिटिवनेस, प्राचीनता, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, शाइनेस, शर्मीले होते हैं, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर कवर कर लिया है। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल 2010 में स्टैब्लिश किया गया। ये बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं ह्यूमन राइट के मुद्दे पर। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 366 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्राइटेरियाज जो हैं उन्हें स्पेसिफाई करता है कि किस आधार पर किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाएगा। मोशन ऑफ थैंक्स, अगर ये लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा। जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे UNHRC के टेलीग्राम चैनल से, तो वहां पर पीडीएफ में भी इसका सही जवाब मार्क्ड रहेगा ताकि आप रिवीजन के समय उसका इस्तेमाल कर सकें। तो आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।